हेलो बच्चों। अपन अभी जो आपका फिजिक्स का टेस्ट पेपर हुआ है 7 तारीख को, उसका अपन डिस्कशन यहाँ करेंगे। सारे 25 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस होंगे। अपन एक एक क्वेश्चन अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिर भी यदि यहाँ कोई आपको डाउट्स बच जाता है तो आप क्लासेस में आके पूछ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से अपन स्टार्ट करते हैं। क्या है? इंटरफेरेंस फ्रिंजेस आर ऑब्जर्व ऑन अ स्क्रीन बाय इल्यूमिनेटिंग टू थिन स्लिट्स ऑफ 1 mm अपार्ट विद लाइट सोर्स। वेवलेंथ कितनी गिवन है अपने को? 632.8 नैनोमीटर। द डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड द स्लिट इज 100 सेंटीमीटर। इफ द ब्राइट फ्रिंजेस इज ऑब्जर्व ऑन द स्क्रीन एट अ डिस्टेंस 1.27 mm फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट। क्लियर? मतलब स्मॉल डी गिवन है, कैपिटल डी गिवन है अपने को, उसके बाद y गिवन है कितनी हाइट पे फ्रिंज बन रही है, और मुझे फाइंड क्या करना है? पाथ डिफरेंस फाइंड करना है। यहाँ से स्लिट जा रही है, यहाँ किसी y डिस्टेंस पे जा रही है। जो स्मॉल डी है वो कैपिटल डी से बहुत छोटा है, इसके लिए डेल एक्स जो पाथ डिफरेंस होता है उसकी वैल्यू क्या होती है? डी साइन थीटा डी वाई बाई कैपिटल डी। स्मॉल डी मुझे क्वेश्चन में गिवन है 1 इंटू टेंस टू पावर -3, और y जो गिवन है वो कितना है? 1.27 इंटू टेंस टू पावर -3 अपॉन कैपिटल डी। यहाँ पे 100 सेंटीमीटर है तो मैंने क्या लिखा बेटा? उसको मीटर में कन्वर्ट किया, टेंस टू पावर -2। इसको सबको मैंने जब कैलकुलेट किया तो कितना आएगा मेरे पास? 1.27 माइक्रोमीटर। क्लियर? तो इसी हिसाब से मेरा आंसर कितना हो जाता है? ऑप्शन ए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? फिर से YDAC का क्वेश्चन है। इन अ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट आर प्लेस्ड 0.320 mm अपार्ट। लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर इज इंसिडेंट ऑन द स्लिट। द टोटल नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस दैट आर ऑब्जर्व इन एंगुलर रेंज, क्या दे रखी है आपको एंगुलर रेंज? -30 डिग्री से +30 डिग्री। मतलब कुछ इस तरह से है कि यहाँ से जब रेंज बनेगी इसे, तो ये -30 डिग्री से +30 डिग्री, ये वाला आपको पूरा पूछा है कि इसके बीच में कितनी फ्रिंजेस बनेगी, आपसे ये पूछा है। और क्या पूछा है? ब्राइट फ्रिंजेस, मतलब यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? मैक्सिमा की बात कर रहे हैं। तो मैक्सिमा के लिए मुझे पता है डी साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा होता है, मतलब एन इज इक्वल टू डी साइन थीटा बाई लेमडा। स्मॉल डी मुझे क्वेश्चन में गिवन है, देखो दोनों स्लिट के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 0.32 mm, मतलब 0.32 टेंस टू पावर -3। एंगल साइन 30 गिवन है, 500 इंटू टेंस टू पावर -9। कितना हो गया? इसको जब कैलकुलेट करेंगे मेरे पास n की वैल्यू आई है 320। अब n की वैल्यू 320 आई है, मतलब यहाँ सेंट्रल ब्राइट से 320 तो ऊपर होगी और 320 नीचे होगी, साथ में एक सेंट्रल ब्राइट भी होगी। तो अप साइड 320, डाउन साइड 320 और एक सेंट्रल मैक्सिमा 1, तो टोटल कितना हो गया? 641। इसी के साथ मेरा आंसर आ जाता है ऑप्शन बी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 अपन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? A monochromatic light wave with wavelength lambda 1 and frequency nu1 is in air enters another medium if the angle of incidence and angle of refraction at the interface are 45 डिग्री एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली, देन द लेमडा 2 आपसे पूछा है और फ्रीक्वेंसी पूछा है, मतलब ये रिलेशन पूछा है आपसे। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको 45 डिग्री दिया हुआ है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 30 डिग्री दिया हुआ है। स्नेल्स लॉ अपन लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो n1 साइन आई इक्वल टू n2 साइन आर। n1 मतलब जहाँ से रे आ रही है, और n2 मतलब जिस मीडियम में रे जा रही है। साइन आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन आर अपन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन लेंगे यहाँ पे, तो n1 साइन 45 इक्वल टू n2 साइन 30। n1 बाई n2 कितना आया मेरे पास? 1/√2। और मुझे एक रिलेशन पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो n1/n2 इज इक्वल टू लेमडा 2/λ1। तो यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा? 1/√2। तो लेमडा 2 इज इक्वल टू लेमडा 1/√2। तो इसी के साथ मेरा आंसर क्या आ जाता है? हाँ, एक चीज़ और, फ्रीक्वेंसी जो होती है वो सोर्स डिपेंडेंट होती है, तो वो मीडियम पे चेंज होने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अपने पास ऑप्शन कौन सा? बी आंसर आ जाता है। लेमडा 2 इज इक्वल टू 1/√2 लेमडा 1, और V2 इज इक्वल टू V1, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। क्लियर? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे अपन आते हैं तो क्या हुआ? इन ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EM वेव का क्वेश्चन है। इन ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर रिप्रेजेंट k कैप एंड 2i कैप माइनस j कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड k कैप डायरेक्शन में है, और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको दे रखी 2i कैप माइनस 2j कैप, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है। रेस्ट व्हाट इज द यूनिट वेक्टर अलोंग डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। मुझे यूनिट वेक्टर पूछा है वेव के प्रोपोगेशन का, तो ठीक है, k कैप ये तो खुद से यूनिट वेक्टर हुआ, पर बी वेक्टर मुझे दिया हुआ है 2i कैप माइनस 2j कैप। इसका मुझे डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी, मतलब इसका यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा। जब इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो बी कैप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो यहाँ से मेरे पास बी वेक्टर की डायरेक्शन क्या आ गई है? 1/√i कैप माइनस j कैप।
डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन मुझे पता है सी कैप इज इक्वल टू क्या होता है ई क्रॉस बी होता है, और ई क्रॉस बी यदि अपन करेंगे तो ई क्या है बेटा के कैप, और यहाँ पे बी क्या है मेरे पास बी वेक्टर 1/√2 आई कैप माइनस जे कैप। क्लियर। तो 1/√2 यहाँ पे के कैप और आई कैप लिखा, के कैप क्रॉस आई कैप, और ये क्या हो गया के कैप क्रॉस जे कैप। तो मेरे पास सी कैप इज इक्वल टू 1/√2 जे कैप, क्योंकि के कैप क्रॉस आई कैप के कैप क्रॉस आई कैप कितना हो जाएगा जे कैप, और के कैप क्रॉस जे कैप माइनस आई कैप, माइनस माइनस प्लस, तो मेरे पास सी कैप की डायरेक्शन क्या आ गई है वेव के प्रोपोगेशन की 1/√2 आई कैप प्लस जे कैप। ऑप्शन ए मेरा आंसर सही हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द रेशियो ऑफ रिजोल्विंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप फॉर टू वेवलेंथ λ1 एंड 4200। λ1 अपन को दिया हुआ है कितना बेटा 4200 एंगस्ट्रॉम, एंड λ2 दिया हुआ है 7200 एंगस्ट्रॉम। बहुत इजी क्वेश्चन है। रिजोल्विंग पावर जो होती है वो कितनी होती है, मुझे रिजोल्विंग पावर वो लेमडा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो लेमडा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिजोल्विंग पावर ऑफ 1 अपॉन रिजोल्विंग पावर ऑफ 2, λ2 बाई λ1। λ2 कितना गिवन है मुझे 7200, और λ1 गिवन है 4200, रेशो आया 12/7, मतलब ऑप्शन बी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर at an angle A at an angle alpha on the side PQ। PQ साइड PQ पे अल्फा एंगल पे कोई एक रे इंसिडेंट हो रही है इस वाली साइड पे। अ राइट एंगल ट्राइंगल प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना गिवन है अपने को प्रिज्म का √2। लाइट अंडर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR हो रहा है। TIR ठीक है, मतलब कि जिस मीडियम से रे जा रही है उसी मीडियम में वापस आ रही है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। इन द प्रिज्म एट द फेस PR पे TIR हो रहा है, ठीक है। व्हेन अल्फा हैज मिनिमम वैल्यू ऑफ 45 डिग्री, ठीक है। तो मुझे थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है कि PR पे क्या हो जाए बेटा TIR हो जाए। तो यहाँ से मान लो अल्फा एंगल पे रे गई है, ये नॉर्मल मैंने बनाया, इधर R1 हो गया एंगल, और दूसरा इधर गई है तो ये वाला एंगल क्या हो गया R2 मैंने मान लिया। सरफेस PQ के लिए यदि मैं देखूंगा तो क्या होगा N1, जिस मीडियम से रे आ रही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो गया है, और जिस मीडियम में रे आ रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2, तो N1 sin I इक्वल टू N2 sin R। क्लियर। 45 डिग्री एंगल के लिए अपन को पता करना है, तो I कितना हो गया 45, तो 1/√2 यहाँ से R1 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 30 डिग्री। क्लियर। TIR हो रहा है किस सरफेस पे PR पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब साइन C इक्वल टू NR/ND का क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा वैल्यू होती है, तो मिनिमम कंडीशन अपने पास क्या होगी क्रिटिकल एंगल की। तो साइन C इक्वल टू क्या हो जाएगा NR/ND। NR/ND जब होगा यहाँ पे तो NR मतलब जो रेरर मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो गया, और डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 हो गया। तो मेरे पास R2 की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री। तो मतलब ये 45 डिग्री हुआ तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा बेटा 45 डिग्री हो जाएगा। तो मुझे थीटा फाइंड करना है, तो R1 तो कितना है 30, तो ये टोटल एंगल कितना हो गया है मेरे पास 30 + 90 120, और ये वाला एंगल हो गया है 45, तो उससे मैं कैलकुलेट करूँगा तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 15 डिग्री, मतलब 90 + R1 + 45 + थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से मेरे पास थीटा कितना आ गया 15 डिग्री, और मेरा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए 15 डिग्री। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखो बहुत इजी क्वेश्चन। ए पॉइंट ऑब्जेक्ट O मूव फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कन्वर्जिंग लेंस इन अ डायरेक्शन OP डायरेक्शन में इस तरह से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। द इमेज ऑफ O विल मूव इनिशियली इन द डायरेक्शन। अरे जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इस तरह से जाएगा यहाँ पास आ जाएगा, वैसे वैसे इमेज क्या होगी इसकी दूर जाती जाएगी और मैग्नीफिकेशन बढ़ता जाएगा। मतलब इसकी इमेज ये बनेगी, 2 की इमेज यहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी, इस तरह से अपना आंसर क्या हो जाएगा IS। क्लियर। तो यहाँ पे IS डायरेक्शन मतलब इस डायरेक्शन में आगे की तरफ इमेज बनती जाएगी इनिशियली, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन सी अपना आंसर हो गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पे अपन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, अ थीन लेंस मेड ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 of focal length 16 centimeter immersed in a liquid of refractive index 1.42. If its focal length in liquid is f1, then the ratio of f1 by f2, f इस f का f1 के साथ रेशियो पूछा है इस f का, ठीक है। यदि अपन किसी लिक्विड में इमर्स कर रहे हैं तो उसकी फोकल लेंथ कितनी है f1 है, और पहले फोकल लेंथ आपको 16 दी हुई है, तो क्या होगा 1/f1 = N2/N1 - 1 1/R1 - 1/R2।
तो 1/f, यहाँ पे लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5 और सराउंडिंग कितना है मेरे पास 1 -1 1/r1 -1/r2। सिमिलरली इसकी वैल्यू मुझे 16 गिवन है। f1 जब क्या करेंगे किसी मीडियम में करेंगे तो लेंस का तो 1.5 है बट सराउंडिंग क्या हो गया 1.42 -1 1/r1 -1/r2। 1:1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो f1/f2 0.5/0.056 हो गया है। इसको जब कैलकुलेट करेंगे और f2 की वैल्यू अपन यहाँ से रखेंगे 16, तो यहाँ पे मेरे पास कितना आ जाएगा 8.9। इसका जो रेशो आएगा वो कितना आ जाएगा बेटा 8.93, मतलब अप्रोक्स आपसे पूछा है तो कितना आ जाएगा 9। क्लियर, ये मेरे पास आंसर हो गया क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्लोजेस्ट टू इंटीजर, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 आंसर आ जाएगा f1 और किसका रेशो पूछा है से f1 और f का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा विच देयर आर मैक्सिमम 2 रिफ्लेक्शन ओनली। मैक्सिमम 2 रिफ्लेक्शन होनी चाहिए, मतलब ये गिवन है और ये दूसरा गिवन, पहला रिफ्लेक्शन और दूसरा रिफ्लेक्शन, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, मैंने क्या किया वापस से देखो यहाँ पे एक रे आई है, ये अल्फ़ा है तो ये एंगल 90 माइनस अल्फ़ा होगा, और रिफ्लेक्शन हो रहा है मतलब I = R, तो ये भी 90 माइनस अल्फ़ा, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा वापस अल्फ़ा हो जाएगा। ये अल्फ़ा हो गया, ये 60 हो गया, ये थीटा हो गया, और यहाँ से रे जा रही है, ये मैंने थीटा मान लिया, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है 120 माइनस अल्फ़ा होगी, क्योंकि टोटल कितना होगा बेटा 60 प्लस अल्फ़ा प्लस थीटा की वैल्यू 180, तो थीटा हो गया 120। क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है कि 2 ही रिफ्लेक्शन होने चाहिए, 2 रिफ्लेक्शन होने चाहिए, मतलब ये जो CE रे है, ये जो थीटा है, ये हॉरिजॉन्टल ना जाके कहीं ना कहीं ऊपर जाएगा, यदि इससे नीचे आ गया तो कहीं ना कहीं इधर मिरर पे रिफ्लेक्शन हो जाएगा नीचे आती। अब यहाँ नीचे आते मिरर पे रिफ्लेक्शन हो गया, मतलब ये हॉरिजॉन्टल से ज़्यादा होगा, मतलब ये एंगल क्या होगा 90 से ज़्यादा होगा, यही मैंने यहाँ लिखा हुआ है। फॉर मैक्सिमम 2 रिफ्लेक्शन द फाइनल रे मस्ट बी अबव द हॉरिजॉन्टल, सो द एंगल ऑफ रे विद द मिरर एंगल CAB मस्ट बी लोअर देन 60 डिग्री, मतलब ये वाला जो एंगल होगा, अब यदि हॉरिजॉन्टल होगा तो यदि ये 60 है तो ये भी 60 होगा, मतलब ये वाला एंगल हॉरिजॉन्टल में जाके कितना जाएगा बेटा 60 डिग्री से कम, मतलब कहीं ना कहीं ऊपर जाएगा, क्योंकि 2 रिफ्लेक्शन करने हैं। मतलब इस थीटा की, ये थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए 60 से कम होनी चाहिए, तो 120 माइनस अल्फ़ा की वैल्यू 60 से कम होनी चाहिए, तो मतलब अल्फ़ा की वैल्यू क्या होनी चाहिए 60 से ज़्यादा होनी चाहिए, तब ऐसा होगा। और अल्फ़ा की वैल्यू 60 से ज़्यादा, इसका मतलब क्या हो गया मेरे पास ऑप्शन में गिवन है 60 से ज़्यादा सिर्फ 65 डिग्री, बाकी सब 60 से छोटे हैं, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 65 डिग्री। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे क्या है कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर है, 2 मिरर आ गए हैं, एक की फोकल लेंथ क्या है 10 सेंटीमीटर और एक की फोकल लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर है, दोनों कॉनकेव मिरर है। ऑब्जेक्ट रखा हुआ है M2 मिरर से, इसको M2 बोला गया, M2 मिरर से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे और M1 मिरर से 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। इन फिगर फाइंड द टोटल मैग्निफिकेशन, मुझे फाइंड करना है, तो पहले से क्या मैग्निफिकेशन होगा और दूसरे से क्या मैग्निफिकेशन होगा, पहले वो फाइंड कर लेता हूँ फिर आंसर निकाल लेंगे। तो देखो V = UF अपॉन U माइनस एफ, 1/V। यहाँ से अपने पास जो मिरर के लिए फॉर्मूला होता है वो V का क्या होता है UF अपॉन U माइनस एफ। पहले रे देखो कहाँ पे, पहले कहाँ फर्स्ट क्या बोला है रिफ्लेक्शन फर्स्ट ऑन M1 पे फर्स्ट बोला है, मतलब इधर से रेज आएगी तो ये वाली साइड क्या होगी माइनस और ये वाली साइड क्या होगी प्लस होगी, तो मतलब U की वैल्यू नेगेटिव, कॉनकेव मिरर फोकल लेंथ -20 -30 -20, तो मेरे पास U की वैल्यू कितनी आ, V की वैल्यू कितनी आ गई -60, मतलब -60 मतलब इधर कहीं इसी साइड पे इमेज बनेगी, और ये 30 है ये 40 है तो यहाँ कहीं इमेज बनेगी, पहली इमेज इधर कहीं, मतलब 40 और 30, तो इस वाले मिरर से 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे इमेज बनेगी। अब यहाँ से देखेंगे आप तो ये 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे इमेज बनेगी, तो M2, अब M2 मिरर पे यदि अपन देखें तो क्या होगा U = 20। अब पॉजिटिव क्यों लिया मैंने, क्योंकि रे तो इधर से आ रही है, इससे रिफ्लेक्ट होकर इधर आएगी और यहाँ पे वर्चुअल इमेज बनेगी इधर, तो रे इधर आई है तो रे इधर से आई है, ये नेगेटिव हुई है पॉजिटिव। अभी ऑब्जेक्ट वर्चुअल ऑब्जेक्ट है अपने पास पॉजिटिव साइड, इसलिए U क्या लिया है मैंने पॉजिटिव, तो यहाँ पे 20 और 10, ये कौन सा मिरर है मेरे पास कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है तो कितना हो गया बेटा ये 20 10 20 -10, क्योंकि फोकल लेंथ मैंने पॉजिटिव ले ली तो कितना आ गया V मेरे पास 20 सेंटीमीटर। तो और मैग्निफिकेशन ऊपर वाले में देखेंगे अपन कितना आएगा बेटा मैग्निफिकेशन -V/U, तो -V की वैल्यू -60 अपॉन U -30 कितना आया -2। सिमिलरली दूसरे वाले मिरर से अपन देखेंगे तो मैग्निफिकेशन कितना है -V/U -V 20/20 तो -1। मैग्निफिकेशन को अपन यदि देखते हैं नेट मैग्निफिकेशन निकालना होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं अपन, तो M1 × M2 तो -2 × -1 कितना हो गया 2 टाइम्स हो गई है,
ठीक है, मतलब अपने पास मैग्नीफिकेशन कितना है +2, ऑप्शन सी आंसर हो गया अपना। ठीक है बच्चों। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। अ हाइड्रोजन लाइक एटम atomic number Z is in higher excited state of quantum number n. The excited atom can make a transition to first excited state by successively emitting two photon of energy 10.2 and 7.2. ठीक है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे आएगा तो कितना बेटा फोटोन, कौन कौन से फोटोन, कितनी एनर्जी का फोटोन एमिट कर रहा है, 10.2 का और 7.0 का। अल्टरनेटिवली द एटम फ्रॉम द सेम एक्साइटेड स्टेट कैन मेक ट्रांजिशन। अब सेम एक्साइटेड स्टेट से वो सेकंड एक्साइटेड स्टेट में यदि ट्रांजिशन करता है तो फिर दो फोटोन जो एमिट करेगा वो क्या है, 4.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का करेगा और 5.95 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का करेगा। तो मुझे डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एन, एन की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। एन की वैल्यू क्या होगी, डेल ई का मेरे पास फॉर्मूला मुझे पता है, Z² 13.6 1/n1² माइनस 1/n2²। कहाँ से आ रहा है, फर्स्ट देखो यहाँ इसमें क्या बोला गया बेटा, ट्रांजिशन टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बाय सक्सेसिवली एमिटेड टू फोटोन। कहाँ आया, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो देखो आप डेल ई इक्वल टू कितना हो गया, 10.2 प्लस 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दो फोटोन की एनर्जी प्लस किया तो टोटल एनर्जी कितनी होगी, 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 27.2 मैंने ई इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी, Z² 13.6 1/4 माइनस 1/n²। तो n टेंस ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई है। दूसरा क्या है बेटा, n इक्वल टू 3 क्यों लिया मैंने, क्योंकि सेकंड एक्साइटेड स्टेट सेकंड केस में बोला गया है। देखो यहाँ पे द एटम फ्रॉम द सेकंड एक्साइटेड स्टेट कैन मेक अ ट्रांजिशन टू द सेकंड एक्साइटेड स्टेट। क्लियर। तो n की वैल्यू 3, डेल ई कितना आ गया मेरे पास 4.25 प्लस 5.95 तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। क्लियर। 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैंने डेल ई की वैल्यू पुट करी, Z² 13.6 1/n1, n की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर 9 1/n²। अब n की वैल्यू अपन को फाइंड करनी है, तो n की वैल्यू मैंने क्या किया, दोनों इक्वेशन को डिवाइड किया, दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, n की वैल्यू 6 और मेरा आंसर हो जाएगा 6, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12। अ फोटो इलेक्ट्रिक सरफेस is illuminated successively by monochromatic light of wavelength λ1 and λ2, दो wavelength की light। If the maximum kinetic energy of the emitted photoelectron in the second case is 3 times that in the first case, मतलब first case का 3 टाइम्स है सेकंड केस में। ठीक है, क्या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो वर्क फंक्शन ऑफ द सरफेस, वर्क फंक्शन मुझे फाइंड करना है। मुझे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, hc/λ माइनस 5। 5 क्या है यहाँ पे, वर्क फंक्शन है। उसने बोला है फर्स्ट में तो वेवलेंथ लेमडा है और दूसरे में क्या है, सेकंड केस में λ/2 है। तो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, 2hc/λ माइनस 5। क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है कि फर्स्ट का 3 टाइम है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड केस इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट केस। तो 2hc/λ माइनस 5 इज इक्वल टू 3hc/λ माइनस 5। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो मेरे पास वर्क फंक्शन 5 कितना आ जाएगा, hc/2λ। क्लियर, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, द plot of maximum kinetic energy of the emitted photoelectron from a metal surface frequency of incident radiation gives a straight line whose slope, तो क्या है देखो आप, मुझे पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, hν माइनस 5। काइनेटिक एनर्जी का hν माइनस 5 होता है। यदि मैं ग्राफ प्लॉट करूँगा काइनेटिक एनर्जी में और न्यू में, तो कुछ स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, क्योंकि y इक्वल टू mx प्लस सी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। यदि इसी से मैंने कंपेयर करा तो यहाँ पे स्लोप कितना आ गया है, m आ गया है। और यही देखो ऑप्शन डी में लिखा है, इज द सेम फॉर ऑल मेटल एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, क्योंकि यहाँ पे स्लोप क्या है बेटा, h है और h क्या है, कॉन्स्टेंट। h कॉन्स्टेंट है तो सेम होगा हर मेटल के लिए, है ना, और इंटेंसिटी से इंडिपेंडेंट हो। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। एन इलेक्ट्रॉन विद काइनेटिक एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इंसिडेंट ऑन H एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट, द कोलिजन। अब देखो आप, हाइड्रोजन एटम मैंने बनाया, n इक्वल टू 1 ग्राउंड स्टेट में है, तो कोई एक इलेक्ट्रॉन जो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से यहाँ कोलिजन करेगा, तो वो कोलिजन कैसा होगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो मुझे पता है कि एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट कितनी होती है, 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। और 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा एनर्जी का यदि इलेक्ट्रॉन आएगा तो कोलिजन कौन सा होगा, इनइलास्टिक कोलिजन होगा।
13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इक्वल 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल आएगा तो परफेक्टली इनइलास्टिक होगा, और 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम यदि होगी तो कितना होगा, इलास्टिक कोलिजन होगा बेटा। और ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है इसलिए कम है, तो कौन सा आएगा मेरे पास, मस्ट बी इलास्टिक, इलास्टिक कोलिजन होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15 The sun radiates energy in all direction. The average radiation received on Earth's surface from the sun is 1.4 kilowatt per meter square. The average Earth sun distance 1.5 distance given है. The mass lost by the sun per day is, मास लॉस बोला गया है मुझे तो एनर्जी रेडिएट बेटा कितना है मेरे पास, क्वेश्चन में गिवन है 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, 1.4 किलो जूल पर सेकंड, वोट को मैंने जूल पर सेकंड में कन्वर्ट किया, और यहाँ पे मुझे क्या पूछा है, द मास लॉस्ट सन पर डे, तो यूनिट कन्वर्जन करना पड़ेगा सेकंड का, 1 डे 86,400 सेकंड, जो मैंने यहाँ पे कन्वर्ट किया, तो मेरे पास एनर्जी रेडिएट आ गया 1.4 इंटू 1.4 इंटू 86,400 किलो जूल पर डे मीटर स्क्वायर। क्लियर। टोटल एनर्जी रेडिएट पर डे कितना होगा, तो 4 पाई आर स्क्वायर, ये डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू जो एनर्जी रेडिएट होगा वो कितना था मेरे पास, इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास पर डे का ये आ गया है। क्लियर। जो सन से रेडिएट हुआ। अब मास मुझे फाइंड करना है, तो मास क्या हो जाए, E/c²। एनर्जी मैंने यहाँ से पुट किया, डिवाइड बाय c², सी की वैल्यू 3 × 10⁸, उसका स्क्वायर किया 2 किलो जूल पर डे मीटर स्क्वायर, तो यहाँ से मेरे पास मास कितना आ गया, 3.8 × 10⁴ किलोग्राम। क्लियर, समझ गए। तो मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा 3.8 × 10⁴ ऑप्शन डी। क्लियर। Question number 16. The de Broglie wavelength of particle having kinetic energy E is lambda. How much extra energy must given to this particle so the de Broglie wavelength reduce 75%. de Broglie wavelength कितनी reduce करनी है, 75%, तो उसके लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। lambda इज इक्वल टू h बाई h इज इक्वल टू mv, या फिर मेरे पास h और lambda में e में क्या रिलेशन होता है बेटा, lambda इज इक्वल टू 1/√e, तो lambda 2, या मैं लिख सकता हूँ कि लेमडा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू √e, तो लेमडा 2 अपॉन लेमडा 1 इज इक्वल टू √E1/E2। √E1/E2 कितना है बेटा, 75% का लॉस है, 75% कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। सीधा मैं लेमडा 2 इज इक्वल टू 0.75 लेमडा 1 लिख सकता हूँ। यहाँ से ये कितना गया, E1/E2 मेरे पास 3/4 स्क्वायर हो गया। तो E2 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 16/9 E1। 16/9 E1 कितना दिया हुआ है मुझे, E ही दिया हुआ है क्वेश्चन में कि E एनर्जी है, तो E1 की जगह मैंने E पुट कर दिया। अब एक्स्ट्रा एनर्जी कितनी देनी पड़ती है, तो 16/9 माइनस E, तो 7/9E। 7/9E मतलब ऑप्शन बी आंसर करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, इफ अ स्टार कन्वर्ट ऑल ऑफ इट्स हीलियम इनटू ऑक्सीजन न्यूक्लियस, सारे हीलियम में ऑक्सीजन न्यूक्लियस में कन्वर्ट कर दे रहा है, फाइंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज पर न्यूक्लियस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मुझे दिया हुआ है, हीलियम का दिया हुआ है, तो क्या होगा देखो आप सारे हीलियम में काय में कन्वर्ट हो रहा है, ऑक्सीजन में। पर इतना मुझे पता है कि रिएक्शन कन्वर्जन जब होगा, जब कोई भी कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, मास और एटॉमिक नंबर क्या रहने चाहिए, कंजर्व रहने चाहिए, और वो मुझे कंजर्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 2He2 और H ऑक्सीजन का 16। ठीक है, तो मास डिफेक्ट क्या होता है बेटा, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट, तो डेल एम इक्वल टू क्या होता है, 4 × 4.026, ये क्वेश्चन में गिवन है मुझे। ठीक है, और दूसरा ऑक्सीजन के लिए क्या हो जाएगा, 15.9994, तो कितना हो गया मेरे पास, इसको कैलकुलेट करेंगे 0.011 AMU। एनर्जी रिलीज्ड पूछा है, तो डेल MC² एम मैंने निकाल दिया, यहाँ पे कितना हो 0.011, और सी की वैल्यू जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अपन पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज किया मैंने, तो यहाँ से कितना आ गया 10.24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, इफ द रेशियो ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू दैट ऑफ होल्स इन अ सेमी कंडक्टर इज 7/5 एंड द रेशियो ऑफ करंट इज 7/4, समझ रहे हो, मतलब होल्स का रेशियो जो आपको दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 7/5 दिया हुआ है, और करंट का रेशियो 7/4 दिया हुआ है। करंट मुझे पता है I इज इक्वल टू क्या होता है, NEAVD होता है। NEAVD यहाँ पे देखो आप EEAA दोनों का सेम है, तो मेरे पास IE/IH कितना हो जाएगा, NEVDE अपॉन NHVD।
मुझे पूछा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो v यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, तो IE/IH क्वेश्चन में गिवन है 7/4, तो 7/4 करंट का रेशो मैंने पुट किया। साथ में मुझे क्या रेशो ऑफ कंसंट्रेशन, तो मतलब n का रेशो आपको दिया हुआ है 7/5, तो मेरे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है उसका रेशो कितना आ गया मेरे पास 5/4, मतलब ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए अपना सही है। क्लियर। 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखो आप, फॉर द गिवन कॉम्बिनेशन ऑफ गेट इफ द लॉजिक गेट ऑफ इनपुट ए बी सी आर एस फॉलोज, ए बी सी इक्वल टू 0, ए बी सी कितना है 0 के इक्वल है, और दूसरा केस दिया है जिसमें ए बी 1 है और सी क्या है 0 है। तो लॉजिक गेट जो है यहाँ पे, वो लॉजिक स्टेट जो आपको दी हुई है वो आउटपुट डी क्या होगा अपन से ये पूछा गया है। क्लियर। तो आप इधर देखेंगे तो G1 जो गेट है, ये G1 गेट कौन सा है बेटा, ये तो और गेट है, और ये वाला जो गेट है कौन सा है, एंड गेट, साथ में ये लगा हुआ है तो कौन सा, नोट गेट। तो ये टोटल अपने पास कौन सा गेट हो गया, नेंड गेट हो गया। तो जब ए और बी और गेट से आ रहे हैं तो इसका आउटपुट क्या होगा, A+B, और इधर से मान लो C आया है तो यहाँ पे नेंड गेट का जो आउटपुट इधर से निकलेगा बेटा, तो A+B और C के साथ क्या हो जाएगा, A+B, इधर से C निकला तो इसका डॉट क्या हो जाएगा बेटा, बार हो जाएगा। तो फाइनल आउटपुट अपने पास कितना आएगा, A+B डॉट C का बार। तो केस 1 में क्या बोला है, A B C तीनों 0 है, A की वैल्यू 0, B की वैल्यू 0, 0 इंटू 0 0 हो गया, और 0 का बार कितना हो गया 1। दूसरा केस A B 1 दिया हुआ है तो 1 1 तो 1 हो जाएगा, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो गया, और 0 का बार फिर से क्या होगा 1, तो ऑप्शन डी 1,1। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, चूज द करेक्ट वेव फ्रॉम दैट कैन रिप्रेजेंट द वोल्टेज अक्रॉस आर, रजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ऑफ द फॉलोइंग सर्किट अज्यूमिंग द डायोड इज आइडियल वन। ठीक है, अपन को रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज आर, तो ग्राफ दिया हुआ है बेटा, रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज आर, और टाइम के साथ मेरे को ग्राफ देखना है। वी वाई जो दिया हुआ है अपने को क्या बेटा, 10 sin ω t, मतलब AC वोल्टेज है। ठीक है, AC वोल्टेज है। अब इसका ग्राफ हमको किस तरह से, मुझे ये पता है कि जब यहाँ पे ये 3 वोल्ट से ज़्यादा होगा तो बेटा रेजिस्टेंस पे क्या होगा बेटा, मेरे पास जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज है क्या होगा, 0 से ज़्यादा होगा। क्योंकि इधर देखो आप, यहाँ पे बेटा 10 वोल्ट है और इधर 3 वोल्ट है बेटा, है ना, इधर 10 वोल्ट है, इधर 3 वोल्ट है। जब तक इधर 3 वोल्ट नहीं हो जाता तब तक ये रिवर्स बायस की तरह काम करेगा और यहाँ पे करंट फ्लो नहीं होगा। करंट फ्लो नहीं होगा तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज क्या रहेगा, 0। मतलब 3 वोल्ट तक वोल्टेज क्या रहेगा, 0 रहेगा, और जैसे ही 3 से ज़्यादा हुआ तो फॉरवर्ड बायस की तरह काम किया और क्या होगा, आपका करंट फ्लो होगा, तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, वापस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज आ जाएगा। तो यही मैंने यहाँ लिखा है, देखो आप, Vi इज ग्रेटर देन 3 वोल्ट, तो Vr इज ग्रेटर देन 0 बिकॉज डायोड विल बी इन फॉरवर्ड बायस स्टेट। और यहाँ पे इसके ऑपोजिट देखो, Vi यदि 3 वोल्ट से कम या उससे इक्वल होगा तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, 0 होगा। 0 क्यों होगा, क्योंकि डायोड क्या है बेटा, रिवर्स बायस की तरह काम करेगा। तो इसी तरह ग्राफ यदि अपन बनाए 0 से 3 तक कुछ भी नहीं होगा, 3 से फिर ग्राफ आएगा बेटा 10 मैक्सिमम जाएगा, फिर आएगा, फिर यहाँ जैसे ही वोल्टेज 3 से कम हो जाएगा फिर रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या हो जाएगा, करंट फ्लो ना बंद हो जाएगा, रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज कुछ भी नहीं दिखेगा आपको, कुछ भी नहीं दिखेगा। फिर वापस जैसे यहाँ क्या हुआ, AC की वजह से वापस ग्राफ ऊपर आया तो फिर 3 से जैसे ज़्यादा हुआ फिर अपने को, तो यही ऑप्शन अपने को क्या दिया, ऑप्शन C में दिया हुआ। इस तरह से देखो आप, 3 से गया फिर ख़त्म, फिर कुछ नहीं है, यहाँ डॉट डॉट डॉट, फिर ऊपर से आया। क्लियर, मतलब मेनली ग्राफ इस तरह से बनेगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेटिंग थ्रू अ नॉन मैग्नेटिक मीडियम इज गिवन बाय E इज इक्वल टू 20 cos 2 इंटू 10⁻10t माइनस 20x वोल्ट पर मीटर। द डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ द मीडियम इज इक्वल टू, ठीक है, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन दी हुई है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट फाइंड करना है। इक्वेशन देखो, E cos ω t माइनस kx, तो ओमेगा कितना हो गया 2 इंटू 10⁻10, k कितना हो गया 200, तो V इज इक्वल टू ओमेगा बाई के, तो मेरे पास कितना आ गया 10⁸, मेरे पास V आ गया। और मुझे ये रिलेशन पता है, V इज इक्वल टू C बाय एन, एन क्या होता है √μr एप्सिलॉन r, और नॉन मैग्नेटिक अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है, नॉन मैग्नेटिक के लिए μr की वैल्यू कितनी होती है 1, तो मैंने μr की वैल्यू 1 पुट करी है नॉन मैग्नेटिक के लिए, तो V इज इक्वल टू कितना हो गया C बाय एप्सिलॉन r, और एप्सिलॉन r ही यहाँ पे डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होता है जो मुझसे पूछा है, C बाई V का स्क्वायर, C मुझे पता है 3 इंटू 10⁸, और V कितना है 10⁸, तो
तो दोनों का स्क्वायर किया तो मेरे पास एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी आ गई 9, तो मेरा आंसर हो गया 9। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, इन एन इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट थर्ड ब्राइट फ्रिंज इज ऑब्टेन एट अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन विद अ वाइट लाइट ऑफ 700 नैनोमीटर। What should be the wavelength of the light in order to obtain fifth bright fringe at the same time? एट द सेम पॉइंट पे मुझे फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज यदि देखनी है तो दोनों के लिए y इक्वल है, तो y क्या होता है n1 लेमडा 1 n2 लेमडा 2। पहले क्या बोला उसने थर्ड ब्राइट फ्रिंज, तो थर्ड के लिए वेवलेंथ कितना है 700 और n2 क्या है 5 है, फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज उसके लिए लेमडा 2 कितना आ गया मेरे पास 420 नैनोमीटर। क्लियर, तो 420 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पे जाते हैं अपन। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस। 12 सेंटीमीटर से कॉन्वेक्स लेंस से 12 सेंटीमीटर पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इसी से 8 सेंटीमीटर पे एक कॉन्वेक्स मिरर रखा हुआ है। ठीक है, अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, जिसकी इसकी फोकल लेंथ कितनी है 15 सेंटीमीटर है, जो 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा हुआ है। इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट कोइंसाइड विद द ऑब्जेक्ट, मतलब इस ऑब्जेक्ट की इमेज वापस आगे रिफ्लेक्ट होके यहीं पे बन रही है। क्लियर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है अपने को, व्हेन द कॉन्वेक्स मिरर इज रिमूव्ड, अब कॉन्वेक्स मिरर को हटा दिया तो रियल और इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म्ड एट द पोजीशन द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट विल बी। जिस पोजीशन पे यहाँ पे मान लो जैसे मिरर को हटाया तो अभी रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो इमेज आगे की ही बनेगी, तो ये पूछिए आपसे कि कितनी डिस्टेंस होगी। क्वेश्चन में पहले गिवन है कि जहाँ पे ऑब्जेक्ट था वहीं इमेज बन रही है, इसका मतलब क्या कंडीशन है बेटा कि मिरर पे रे 90 डिग्री के एंगल पे इंसिडेंट होनी चाहिए। यदि मिरर पे रे 90 डिग्री के एंगल पे इंसिडेंट होगी तभी तो क्या होगा कि रे रिट्रेसेस इट्स पाथ बैक, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, तो रे अपने पाथ पे वापस चली जाएगी। तो मतलब यहाँ 90 डिग्री पे गिरी है तो 90 डिग्री क्या होता है बेटा, यहाँ से नॉर्मल के साथ सेंटर ऑफ कर्वेचर से नॉर्मल होता है। इसका मतलब मिरर को यदि हटा दे तो इस मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा और इस मिरर का मुझे फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना होगा 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे होगा। तो टोटल डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से कितनी हो गई 12 + 8 + 30 मतलब 50 सेंटीमीटर, मतलब आंसर कितना हो जाएगा मेरा 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट आर एक्साइटेड बाय मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 975 एंगस्ट्रॉम। द नंबर ऑफ लाइन इन रिजल्टिंग स्पेक्ट्रम विल बी, नंबर ऑफ लाइन फाइंड करना है मुझे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। लेमडा मुझे गिवन है 975 एंगस्ट्रॉम, तो मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। प्लैंक थ्योरी के हिसाब से मैंने एच की और सी की वैल्यू जब पुट करी और लेमडा की वैल्यू पुट करी तो यहाँ पे एनर्जी मेरे पास कितनी आ गई 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर, अब आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम कितनी होती है बेटा, यहाँ पे ग्राउंड स्टेट आर एक्साइटेड बाय मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन, तो आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी हो जाएगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फॉर्मूले में पुट करी मैंने 13.6 Z² n1² - n2²। n1 क्या बेटा ग्राउंड स्टेट, तो अपना n1 1 है और n2 मुझे n नहीं पता, z = 1 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 12.75 एनर्जी मैंने निकाली। जब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी तो n की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 4, मतलब ट्रांजिशन जो हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है n = 4 से n = 1 पे। तो इसके लिए मुझे स्पेक्ट्रम लाइन का फॉर्मूला पता है n(n-1/2), तो n की जगह 4 पुट किया क्योंकि 4 से आ रहा है, तो कितनी है ये मेरे पास स्पेक्ट्रम लाइन 6, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बेटा 6 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है, इफ रेडियस ऑफ 27/3 एल्यूमिनियम न्यूक्लियस इज एस्टिमेटेड टू बी 3.6 फर्मी, देन रेडियस ऑफ 125.52 टेलुरियम न्यूक्लियस इन फर्मी। फर्मी में आपसे पूछा है, रेडियस का रिलेशन ये होता है बेटा R = R0 × a⁻1/3। दोनों का जब मैंने रेशियो लिया तो क्या होगा बेटा R0 सेम है, A ऑफ एल्यूमिनियम A ऑफ टेलुरियम 1/3 पावर जब यहाँ पे अपन पुट करेंगे इसको 27 और 125 को तो कितना आ जाएगा मेरे पास 3/5 पुट किया तो यहाँ पे टेलुरियम का कितना आ गया 5/3 × 3.6 क्वेश्चन में दिया हुआ है। जब इसको कैलकुलेट कितना आ गया मेरे पास 6 फर्मी आंसर आ गया, मतलब इसका आंसर भी क्या है 6 है। क्लियर, तो बच्चा अपना ये डिस्कशन कंप्लीट हुआ। इसके बाद भी आपको यदि कोई डाउट रहता है तो आप क्लासेस में आके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, गुड लक, बाय।